तो हम लोग आज पढ़ते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन पूछा हुआ है भी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। थोड़ा जरा मार्कर को इंक पिला लेते हैं। हेडिंग लिखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, दिख रहा है ना? रिप्लाई कीजिए। तो हेडिंग बनाइए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखिए एनर्जी के हम लोग बात करने वाले हैं। किसका रिलेशन देना है? एनर्जी का मास के साथ रिलेशन देना। तो हम लोग जानते हैं, जो लिख देंगे पहले हम लोग जानते हैं, यहां लिख देंगे लेट ए बी द एटॉमिक मास या मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो। एटॉमिक मास को जैसे लिखते थे एटॉमिक मास, ठीक है, एक हम लोग मान रहे हैं। एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो लिखेंगे ना, उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा जाता है एनपी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा जाता है एनएन लिखेंगे। आपकी जो जरूरत आएगा, ऐसा चाहे तो पी भी लिख सकते हो, केवल एन भी लिख सकते हो। एंड यहां लिख देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज एन एन। बाकी इससे आप समझ सकते हो। आगे हम लोग को बात करना है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला लाना है, तो एनर्जी का रिलेशन किसके साथ देना है? मास के साथ। एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपने बताया? E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का सबसे प्रचलित फॉर्मूला। पिछले क्लास में यही सब हम लोग बात कर रहे थे। E इक्वल टू mc स्क्वायर। सी तो कांस्टेंट है। ए में अगर जो पता चल गया कि न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो न्यूक्लियस का मास के बारे में जान गए तो एनर्जी निकल जाएगा। तो वही हो जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब मेरा फोकस किस पर है? मास पर। एम का वैल्यू क्या होगा? तो एम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। एम जो है मास है, तो मास किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस किससे बना? तो न्यूक्लियस बना किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर हम लोग बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना, तो नंबर पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर जो हम लोग लिखाता है मास ऑफ न्यूक्लियस का मास, तब क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिख देंगे हम लोग लिख सकते हैं मास के लिए प्रोटॉन का नंबर, तो जेड एम पी लिख देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। जेड क्यों लिखे? नंबर। जेड यहाँ पे नंबर हुआ, एटॉमिक नंबर। अच्छा, हम लोग जानते हैं E इक्वल टू पी इक्वल टू जेड केमिस्ट्री से। E इक्वल टू पी इक्वल टू जेड। एक और फॉर्मूला होता है, तो ए इक्वल टू पी प्लस एन। केमिस्ट्री में सब पढ़े होंगे आप लोग, तो इसकी जरूरत आ रहा है यहाँ पे। जेड क्यों लिखे? कि मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे हमको एक प्रोटॉन लेना है, एक न्यूट्रॉन लेना है, तो एक संख्या में संख्या कितना भी हो सकता है, तो जेड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। किसका लिखना? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एन की जगह पर ए माइनस पी, और पी की जगह पर जेड भी लिख सकते हैं। तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलिए कोई डाउट? इसमें क्या है समझ लीजिए। आवाज आपके पास क्लियर जाते हैं? यहां लिखे कि प्रोटॉन का मास, हमको न्यूक्लियस का मास निकालना। तो न्यूक्लियस का चीज बना दो चीज से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अच्छा, प्रोटॉन का मास लेना, तो उसमें जेड से इंटू के। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है उसका नंबर चाहिए ना, कि कितना नंबर, जितना नंबर आता है उतना इंटू कर देते हैं हम लोग। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखे,
तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग मास लिख दिए A-Z करके, जेड यानी एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे लिख रहे हैं। A-Z कहाँ से लिखे? तो यहाँ से, ए फॉर्मूला से, A इक्वल टू P प्लस N। अब चाहे तो A इक्वल टू लिख सकते हैं Z प्लस N, क्योंकि E इक्वल टू P इक्वल टू Z। तो A जो है ना एक्सपेक्टेड मास माना गया, मान लिया गया, एक्सपेक्टेड ये मास हुआ, लेकिन कुछ मास में इसमें डिफेक्ट हो गया, जो हम लोग सोच के चले उसमें कुछ डिफेक्ट आया कैलकुलेशन में, डिफेक्ट मास, डिफेक्ट मास। डिफेक्ट मास कैसे निकालेंगे? तो लिख देंगे यहाँ डेल एम, डिफेक्ट मास को क्या लिख देंगे? डेल एम। तो डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो है जेड एम पी लिख रहे हैं, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, और मास डिफेक्ट लिख रहा है तो इसमें क्या कर देंगे? माइनस एम कर देंगे मास डिफेक्ट को। ठीक है, मास डिफेक्ट इतना निकला, मतलब प्लस माइनस भी यहां लिख सकते थे हम, माइनस एम लिखा जाता है जनरली। ठीक है, तो अच्छा एम निकल गया तो हम लोग क्या लिख देंगे? हेंस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, तो डेल एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आए तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू डेल एम का वैल्यू जो मास डिफेक्ट आया, तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन में क्या कर देना? माइनस एम, और पूरा में सी स्क्वायर। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वहीकल। तो E इक्वल टू फॉर्मूला आ गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जिसको कह रहे हैं। ठीक है, दिखा है बोर्ड? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, टाइम बचेगा। आधा घंटा डेली क्लास करना, ठीक है? मिटा दे? मास डिफेक्ट हुआ, ये मान लिया गया कि मास जो है न्यूक्लियस का जेड एम पी, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन जो लिख रहे हैं, ये माना गया वैल्यू, लेकिन इसमें मास में कुछ डिफेक्ट हो गया, तो इसलिए हम लोग माइनस एम किए। कुछ मास में अंतर हो गया होगा, ठीक है, जब चेक करना था। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन का सबसे प्रचलित फॉर्मूला। मिटाया जाए? यस और नो? क्या प्रूफ हुआ? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आया। क्वेश्चन पूछता है ना? जी हाँ, बहुत बड़ा लग रहा है, ये तो सिंपल है। मास ऑफ प्रोटॉन लिए, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है। हाँ। क्या कह रही? चलिए आगे हम लोग लिखेंगे मैजिक नंबर। आप लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में? नहीं पढ़े हैं? देखिए केमिस्ट्री का चैप्टर ही है न्यूक्लियस, आप नाम ही समझ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, कि व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स कितने टाइप के? तो 8th क्लास में पढ़ना था फोर्स 2 टाइप के, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स 2 टाइप के, कौन कौन? मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अलग अलग हम लोग फोर्स लिखते थे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो वही एक न्यूक्लियर फोर्स से हम पढ़ाने वाले, ठीक है। फोर्स का बहुत सा टाइप है, कोई पूछेगा कि फोर्स का टाइप बताइए तो मेनली तो 2 ही होगा, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट।
बाकी ऐसे फोर्स का टाइप बताने लगे बहुत हो जाएगा। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स क्या, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स तो नाम से पता चल रहा है कि वैसा फोर्स जो दो न्यूक्लियस के बीच लगता हो। किसके बीच लगता हो? दो न्यूक्लियस के बीच में लगता हो, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई कह देगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो ऐसा फोर्स जो दो चार्ज के बीच लगता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो ऐसा फोर्स जो दो मैग्नेट के बीच या करंट कैरिंग वायर के बीच लगता हो। तो यहां लिख देंगे द फोर्स which is exerted between two nuclei, या कोई न्यूक्ली पढ़ता, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। हिंदी में जो लिखना चाहते हैं लिख लेंगे, वैसा फोर्स जो दो न्यूक्लियस के बीच लगता हो उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यह ऐसा फोर्स है जिसके बारे में अभी तक फॉर्मूला खोज नहीं हुआ। न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला अभी तक हम लोग नहीं जानते। जैसे आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का कि F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या इंटू एप्सिलॉन r Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। जैसे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू, ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, या ये भी दे सकते हैं F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स का भी फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला अभी तक खोज नहीं हुआ। आप लोग पढ़ लिख के खोज कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से पढ़ेगी। न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला अभी तक जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई पूछेगा कौन है जी, तो न्यूक्लियर फोर्स। सबसे कमजोर फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स, पूरा दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है, सबसे ज्यादा लगता है मजबूत, क्योंकि ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो पृथ्वी इसको खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बहुत मजबूत फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे कमजोर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स है। देखिए जैसे मार्कर है, तो मार्कर क्या चीज बना, न्यूक्लियस से मिलकर के बना, एटम से मिलकर बना। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना दो न्यूक्लियस के बीच, बहुत मजबूत फोर्स है। इसको हम चाह के भी अलग नहीं कर पा रहे, बहुत मजबूत फोर्स है। अभी तक इसका फोर्स का फॉर्मूला जानकारी नहीं है। लिख देना यहाँ पे कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स is the weakest force in nature लिखिए, या तो इन द वर्ल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा? और लिखना चाहे तो लिख सकते हो पॉइंट बना के। फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट नोन एट, अब तक जानकारी नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में समझ गए आप लोग। बाकी न्यूक्लियर फोर्स कहाँ कहाँ लगता है आपको सब पता होगा कुछ न कुछ। आप लोग पढ़े हो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़े हो, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन हिंदी में 10th क्लास में नहीं पढ़ना था जी, 10th में पढ़ना था ऊर्जा के स्रोत में। तो इतना इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
जो हिंदी लिखे वाले समझ रहे हैं, हिंदी लिख लिए होंगे कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे मजबूत फोर्स होता है तथा ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। ऐसे रेडियो एक्टिविटी से ये सब पढ़ना था पहले, मेजन कंसेप्ट वगैरह वो सब भी बता दें। केमिस्ट्री भी तो नहीं पढ़े होंगे। मैजिक नंबर वगैरह जो बता रहे हैं लिख लीजिए, शॉर्ट में बताएंगे, उतना पूरा नहीं बताएं डिटेल। क्यों? डिटेल केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये सब करेंगे तो फिर रेडियो एक्टिविटी वाला टाइम ज़्यादा ले लेंगे। मैजिक नंबर केवल समझ लीजिए कि मैजिक नंबर क्या, जैसे आप लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे 2n² पर 9 क्लास में, तो आता था 2, 8, 18 ऐसे आता था कि नहीं? था इस टाइप का 2, 8, 18, 32 ऐसे। तो एक में क्या बोल रहे हो, ये पढ़े थे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वैसा ही मैजिक नंबर यहाँ भी बताने वाले हैं कि मैजिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ भी निकाल सकते हो, ठीक ना, लेकिन थोड़ा डिफरेंस समझिए क्या है इसमें डिफरेंस। इसमें ज्यादा जो स्टेबल है ना उसको मैजिक नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक ना। इसमें भी वही बात था कि एटम विथ एटॉमिक नंबर, एटम विथ एटॉमिक नंबर 2, 8, 2, 8, 20, 28, 50 इस टाइप का जो हो रहा है, और नोन एज मैजिक नंबर, ये सबको मैजिक नंबर कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। क्यों इसको मैजिक नंबर कह रहा है? क्योंकि ये सबका ग्रेटर स्टेबिलिटी, स्टेबल ज्यादा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, 8 है, 20 है, 28 है, 50 है, इस टाइप का और होगा, ठीक ना, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। एक स्टेबिलिटी इज ग्रेटर, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कीजिए तेजी से। हो गया? तो हम लोग चलते हैं आगे डायरेक्ट रेडियो एक्टिविटी की ओर। बुक भी आप लोग रखिए साथ में और उसमें भी देखते चलिए। हेडिंग बनाइए रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। हिंदी में इसको बोलते हैं रेडियो सक्रियता, 5 मार्क्स का। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा, बीटा और गामा के बारे। सबसे पहले जानिए कि रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैक्वेल साहब ने की। कौन किए? हेनरी बैक्वेल, नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? 4 साइंटिस्ट का नाम रहेगा। तो हेनरी बैक्वेल साहब ने खोज किया रेडियो एक्टिविटी का। देखिए रेडियो एक्टिविटी का भी खोज अचानक हो गया। जिस प्रकार से एक्सरे का खोज हुआ था, एक्सरे का खोज किसने किया? तो रंटगेन, हम लोग रंजन पढ़ते थे इसको, ठीक ना। एक्सरे का खोज भी अचानक हुआ था। एक्सरे का खोज जो बताए थे आप लोग को याद भी होगा कि एक्सरे का खोज कैसे हुआ, ठीक ना। उसी टाइप से रेडियो एक्टिविटी का खोज हुआ कि रेडियो एक्टिविटी में रखे हुए थे एक्सपेरिमेंट के दौरान यूरेनियम
पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक ना। एक कैथोड प्लेट था, कहानी केवल बढ़िया समझ लीजिए। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट था और कैथोड प्लेट एक्सपेरिमेंट के दौरान ही रखे हुए थे। इसके बीच एक सिल्वर का मोटा प्लेट रखे हुए थे, थिक प्लेट था, मोटा प्लेट, सिल्वर प्लेट है, ठीक ना। और इन्होंने इसको ब्लैक पेपर से ढक दिया। तो कुछ देर के बाद इसमें भी देखा गया, जैसे एक्सरे का खोज हुआ उस टाइप से, कि कैथोड प्लेट से कुछ रे निकल रही है, क्योंकि ब्लैक पेपर जो ढका हुआ था ना, वो ब्लैक और ज्यादा हो गया था, तो इससे कुछ रे निकल रही थी। उसको नाम रखा गया रेडियो एक्टिव रे। क्या नाम रखा गया? रेडियो एक्टिव रे, ठीक है। तो यही सब के बारे में बताया जा रहा है। कहानी किसको किसको समझ में आया कि इसमें क्या है? कि रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकवेल साहब ने अचानक कर दिए, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट रखा, कैथोड प्लेट लिया और उसके बीच एक मोटा सिल्वर का प्लेट रख दिया और कैथोड प्लेट को ब्लैक पेपर से ढक दिया। तो कुछ देर बाद देखा गया ब्लैक पेपर और ब्लैक हो गया और कुछ इससे किरणें निकल रही थी, रे निकल रही थी। उस रे का नाम रखा गया रेडियो एक्टिव रे। मतलब उसी में हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखा दे, बोल के लिखा देते हैं, या तो बोर्ड दिख रहा है ना। पहले या तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकवेल साहब ने अचानक कर दी। लिखिए तेजी से, रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकवेल साहब ने अचानक कर दी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, एक्सपेरिमेंट के दौरान जब इन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, एक्सपेरिमेंट के दौरान जब इन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट तथा कैथोड प्लेट के बीच एक सिल्वर का मोटा प्लेट रख दिए, तथा कैथोड प्लेट को ब्लैक पेपर से ढक दिया गया, तो कुछ देर बाद यह देखा गया कि ब्लैक पेपर और ब्लैक हो जाता है, तथा इससे अननोन नेचर के किरणें निकल रही थी। अननोन मतलब अज्ञात, तथा इससे अज्ञात नेचर के किरणें निकल रही थी, जिसे रेडियो एक्टिव रे कहा जाता है। रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो सक्रियता किरणें, जिसे रेडियो एक्टिव रे कहा जाता है, ठीक है। हो गया? हाँ, कैथोड प्लेट है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, हो गया इतना। इंग्लिश में लिखिए, रेडियो एक्टिविटी इज सडनली इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी बैकवेल। रेडियो एक्टिविटी इज सडनली इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी बैकवेल। सडनली इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी बैकवेल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट and cathode plate are taken. Now a thick silver plate is kept between them. फिर से बोले, रेडियो एक्टिविटी सडनली फिर से सुन लीजिए शुरू से।
रेडियो एक्टिविटी इज, माइक ऑफ कीजिए आप लोग। रेडियो एक्टिविटी इज सडनली इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी बैकर। हो गया इतना। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट एंड कैथोड प्लेट आर टेकन। Uranium potassium sulfate and cathode plate are taken. Now a thick silver plate. Now a thick silver plate. Now a thick silver plate is kept between them, and cathode plate is wrapped by black paper. And cathode plate is wrapped by black paper. And cathode plate is wrapped by black paper. After some time it is observed that black paper gets blackened. After some time it is observed that black paper gets blackened. And a known nature of rays radiates from it. And a known nature of rays radiate from it, which is known as radioactive ray. And a known nature of rays radiate from it, which is known as radioactive ray. हो गया complete, which is known as radioactive ray. इसी में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव रे में अल्फा, बीटा और गामा। ब्लैकेंड एंड अननोन नेचर ऑफ रेज रेडिएट फ्रॉम कैथोड प्लेट। बीटा रे और गामा रे, ये तीनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग न्यू स्टूडेंट है, सबको समझ में आया? हाँ, ये यूट्यूब पर चला जाएगा, रिकॉर्डिंग हो गया। बहुत लोग अभी सेंड कर रहे हैं, जब पूरा 11:30 बज गया। आधा घंटा क्लास डेली होगा, डेली आप लोग इस प्रकार से पढ़ते चलिए, ऐसे ऐसे सब कंप्लीट हो जाएगा। न्यू स्टूडेंट को समझ में आया? कुछ इसमें न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन किए हुए थे आज। रिप्लाई कीजिए। सुन भी रहे हो कि खाली ऑनलाइन करके टीवी देख रहे हो जी, पापा के डर से? हो गया कंप्लीट? आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। लेफ्ट हो जाइए आप लोग।